फैन बंद करो। नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ अट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ अट्रैक्शन। ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो देखो जरा कैसे क्या होता है। सबसे पहले सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन जो होता है ये हमारा 8 किलोजूल पर मोल तक, ये होता है वैन डर वाल इंटरेक्शन। वैन डर वाल इंटरेक्शन exist between non bonded atoms or non bonded molecules। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है इधर से इधर तक, दैट इज 42 किलोजूल पर मोल। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर फिर इससे आगे दैट इज ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो फिर ये केमिकल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। लिखें ये जल्दी से। केमिकल बॉन्ड मतलब दो एटम जो कि बॉन्डेड हैं। बात समझ में आया ना? ये पूरे के अंदर ये वाली कहानी सेम है। और यहां पर एग्जिस्ट बिटवीन टू bonded atoms। लिख लिया? हटाऊं? कोशिश तो मेरी यही है। आज मुझे लगता है मैं अट्रैक्शन खत्म करूंगा, है ना? फिर उसके बाद में दो ही टॉपिक बचते हैं, मेनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बचता है। फजान्स रूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगर वो नहीं भी आएगा टेस्ट में तो बाकी तो पूरा ही आएगा। चलें, देखो इधर। अब यहाँ पर
बच्चों एट्रैक्शंस का क्लासिफिकेशन। देखो इधर क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रैक्शन में ये है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और दूसरा है वीक केमिकल फोर्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और मेटल के बीच में होता है। मेटेलिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? मेटल और मेटल के बीच में। दूसरा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मेटल प्लस नॉन मेटल, इन्हीं दोनों के बीच में होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में होता है। मेनली हमको बात कोवैलेंट बॉन्ड की ही करनी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दो क्लासिफिकेशन और हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हो सकता है पोलैरिटी के बेसिस पर और एक क्लासिफिकेशन हो सकता है शेयरिंग के बेसिस पर। ठीक है, पोलैरिटी के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड H2 H2 इस टाइप का। दूसरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड HX, बात समझ में आ रहा है? इस टाइप का। दूसरा अगर हम शेयरिंग पर बात करते हैं तो शेयरिंग में भी दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला होता है इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग में तीन बन सकते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया? मतलब एक या दो बॉन्ड बन जाए, एक बन जाए या दो बन जाए या तीन बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट होता है अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग में फिर से दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं। पहला डेटिव, डेटिव समझते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा डेटिव पाई बॉन्ड, डेट इज बैक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स तो हमने सारे पढ़ ही लिए हैं, नॉन पोलर, पोलर, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब नई बातें जो हैं वो इसके अंदर हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। किस किस के बीच में बनता है अभी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है?
डाइपोल डाइपोल एट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल एट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल एट्रैक्शन में पहले तो डाइपोल डाइपोल एट्रैक्शन का एक और नाम लिख दिया जाता है, वो नाम होता है कीजम फोर्स। क्या नाम होता है? कीजम फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर डिस्टेंस, जो भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है उसका डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये होता है। दूसरा होता है जैसे ये वाला जो है एक डाइपोल और एक डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा होगा दैट इज कीजम फोर्स। बात समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये क्या हो जाएगा? डिबे फोर्स। ये क्या हो जाएगा? डिबे फोर्स। ये डिबे फोर्स हो गया। अब जहां पर भी इंड्यूस्ड वर्ड आएगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो खुद से डाइपोल नहीं बन सकता, दूसरा उसे डाइपोल बनाएगा। तो ये हमारा HCl मान लेते हैं, Br2 मान लो। समझ में आया? इसका नाम लिख देंगे डाइपोल, इसका नाम क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहां पर जो इंटरेक्शन एनर्जी रिलीज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6 लास्ट। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये हमारा, इसको क्या कहा जाता है? लंदन फोर्स। क्या कहा जाएगा? लंदन फोर्स। जैसे कि Br2 और Br2 इनके बीच में, क्लियर है? नोबल गैस इनके बीच में, इसमें भी जो इंटरेक्शन एनर्जी रिलीज होती है वो r की पावर 6। ये सारे इंटरेक्शंस हैं। इंटरेक्शन मतलब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्चुअल बॉन्ड है। और ये तो जनरल बात है कि इंटरेक्शंस वीकर होंगे, बॉन्ड हमारे कैसे होंगे? स्ट्रॉन्गर एट्रैक्शन। लिखें ये जल्दी से। नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं। जल्दी से लिखें।
यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो नया है, ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल नाम से ही समझ में आता है, एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल। इंड्यूस्ड जहां भी वर्ड आ जाएगा मतलब वो खुद डाइपोल नहीं बन सकता, वो हमेशा दूसरे की हेल्प से डाइपोल बनेगा। बात समझ में आ रही है। और इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर कौन सा इंटरेक्शन है हमारा, जैसे नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के अंदर कौन सा इंटरेक्शन है, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये मेनली अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इंटरेक्शन के थ्रू कहां से कहां तक होगी, 0 से 8 किलो जूल पर मोल तक। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 8 से 42 किलो जूल पर मोल, और उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज किसके अंदर होगी, बॉन्ड के अंदर। समझ गए ना। अब हम एक एक से इन चारों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलें। चलो, हाँ आर की पावर 6 है एक्चुअल में। अब तुम कहोगे सर ये तो इक्वल हो गया है ना, हाँ मुझे पता है। तो आर की पावर 6 ठीक है सेम है, जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा ना, जब इंटरेक्शन कम होगा तो दूर दूर होंगे तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये वाला फोर्स जो लंदन फोर्स है ये वीकर हो गया, ये स्ट्रॉन्गर हो गया। आर की वैल्यू तो अलग अलग ही होगी ना दोनों के लिए, पावर सेम है, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलें अब देखो नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां होता है। देखो एक लाइन, इट इज सोन बाय it is shown by that molecule in which hydrogen atom is directly attached with more electronegative atom like FON, fluorine, oxygen, and nitrogen, and sometimes with chlorine, ब्रैकेट में लिख लो always exhibit chelation, and आगे लिखो इसी में, and with sp hybridized कार्बन एटम। सबसे पहले हमको ये सीखना है, बात करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर बाद में आओगे सर ये समझा दो। दिक्कत क्या है ना, मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा और मेरे से बुलवाओ भी मत, शांति से पढ़ लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कौन कौन से केसेस होते हैं ये चीज समझ लो। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के केसेस बनेंगे, ठीक है। अब जैसे एक लिखा है मेरे पास HF और एक लिखा है मेरे पास HF, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है दो HF मॉलिक्यूल्स में, ये इंटरेक्शन हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये इंटरेक्शन हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्लियर। ये इंटरेक्शन हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसके बाद में जैसे मान लो मेरे पास लिखा है हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, फिर इसका ही दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है। इसी तरीके से जैसे मान लो
NH3 है और ये लोन पेयर है। लोन पेयर होना जरूरी है, बात समझ में आ रही है? लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? डेल पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? तो लोन पेयर होना जरूरी है, और ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा NHH, ऐसे ही आगे और भी मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा। ये हमारा कौन सा इंटरेक्शन हो गया? बॉन्ड। अब ये तो सबने सीख रखे हैं, कुछ और बात करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। सिखाया अभी मैंने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन पर लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तो हो जाता। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुआ? इसको एसिटिलीन कहा जाता है। पूछा जाएगा कि भैया एसिटिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है? तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज नो लोन पेयर प्रेजेंट। नो लोन पेयर प्रेजेंट। आ पा रहा है आपको? दूसरी बात, अब मेरा ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में कब हमारा हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा फिर उस केस में HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन को सफिशिएंटली पॉजिटिव बना देता है। दूसरा आप ऐसा ले लो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बात समझ में आया? क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब और कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? देखो इधर, जैसे मान लो CHCl3 है। CHCl3 को आप नाम जानते हो, क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। और C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या है? एसीटोन। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, CCl3CHO, इसको कहा जाता है क्लोरल, ठीक है। क्लोरल के अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरल के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। अब एक और मैं अगर लिखता हूं CCl ठीक है ना, और ये C, ये OH और ये OH, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसका जो नाम आएगा, ये नाम आएगा क्लोरल हाइड्रेट है ये। तो बच्चों क्लोरल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। एक्चुअल में क्या है, जब भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो रिंग फॉर्मेशन के थ्रू होगा, इसलिए उसमें मैंने लिखवाया आपको ऑलवेज एग्जिबिट सिलेशन। यहां पर ये क्या बन गई? रिंग टाइप बन गई ना। तो रिंग फॉर्मेशन के थ्रू ही क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, डायरेक्ट HCl और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पास लिखा है OH और ये क्लोरीन, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, यहां पर ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये जितने भी केसेस ये आपके सामने लिखे हुए हैं सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं। बात समझ में आया? लिख लें।
चले आगे, लिख लिया? हाँ, देखो इधर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर ये हमारा डेल पॉजिटिव है, ये हमारा डेल नेगेटिव है, ये हमारा डेल पॉजिटिव है, ये हमारा डेल नेगेटिव है। ये हो गया डाइपोल डाइपोल। इसको डाइपोल डाइपोल को ऐसे पढ़ते हैं, एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, दैट इज डाइपोल डाइपोल, है ना। उसके बाद जैसे मान लो मेरे पास लिखा है CsCl3 और लिखा है CsCl3, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ओवरऑल मॉलिक्यूल में ऐसे देखा जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है ना, तो ये पोलर है, ये भी कैसा है, पोलर है, तो इसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में जैसे HCl हो गया, तो ये तो हो गया डाइपोल, ये क्या हो गया, इंड्यूस। जो खुद से नहीं बन सकते वो डाइपोल कौन से होंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो CHCl3 है और CCl4 है, तो ये क्या होगा, डाइपोल, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल। आप आ रहा है, ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको कीजम कहा जाता है, इसको डिबे कहा जाता है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, तो यहां पर जैसे CCl4 हो गया, CCl4 हो गया, नॉन पोलर नॉन पोलर। ओवरऑल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी से आंसर दिया जाता है, जो डाइपोल मोमेंट जीरो ओवरऑल मॉलिक्यूल का तो वो इंड्यूस्ड में चला जाएगा। समझ में आया? उसके बाद Br2 और Br2 ये हो जाएगा, लिख लें। एग्जांपल्स लिख लो तो आपको फिर कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगा। ये सब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं, है ना। चले आगे, इंड्यूस डाइपोल में कैसे आएगा,
जैसे मान लो एक Br2 मॉलिक्यूल है, बहुत सारे Br2 मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे, एक Br2 मॉलिक्यूल होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी होंगे, वो दूसरे Br2 मॉलिक्यूल के पास गया तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही उसके पास गया तो एक Br क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरे से दूर भाग जाएं जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर ही देगा, फिर दूसरा इस पर कर देगा, इस तरीके से चलता है। समझ गए? एक लाइन लिखो, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बात समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डाइपोल डाइपोल, बात समझ में आ रही है? उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल ऐसा। क्लियर है? लिख लें। एक लाइन लिखो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कॉमा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कॉमा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular force of attraction, directly proportional to molecular force of attraction, proportional to molecular force of attraction. Next line लिखो, if type of force of attraction, type of force of attraction is, type of force of attraction is same, मान लो type of force of attraction same हो गया, फिर then boiling point, melting point directly proportional to molecular mass, directly proportional to molecular mass, mass in, next लिखो, in case of isomers molecular mass भी सेम हो जाएगा, in case of isomers तो टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही होगी, और मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। बात समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर है? इंटरेक्शंस की बात हो रही है, बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आया ना? अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, कंपाउंड, कंपाउंड विथ मैक्सिमम, कंपाउंड विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज,
with maximum boiling point is तो यहां पर ये तीनों के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वैन डर वाल, क्योंकि तीनों का डाइपोल मोमेंट लगभग लगभग जीरो ही होता है इनका, हाइड्रोकार्बन्स का। बात समझ में आ रहा है? अगर अकेले कार्बन हाइड्रोजन लगे हैं तो तीनों के अंदर लंदन फोर्स ही लग रहा होगा। तो मैं चला जाऊंगा, टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम हो गया। अब मैं किसके पास जाऊंगा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी तीनों का कैसा होगा? सेम होगा। अब मैं किसके पास जाऊंगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं। हेक्सेन क्या होता है? ये हाइट क्या ये हो गया हेक्सेन। हाइड्रोजन तो अपने आप लगा सकते हो, घर पे लगाते रहना। उसके बाद में नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन बनाने का तरीका ये होता है, ये हो गया नियोहेक्सेन। और आइसोहेक्सेन बनाने का तरीका ये होता है। बोलो। तो पता है बच्चों, ब्रांचिंग अगर होती जाती है तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। अरे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सिकुड़ता जाएगा ना, वो कम होता जाएगा। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा कौन आएगा? हेक्सेन। हेक्सेन के बाद आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन के बाद नियोहेक्सेन। लिख लें। हाँ, मेल्ट जहां देखो, मैं जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताऊंगा ना वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। जहां जहां दिक्कत होगी अपने आप बताऊंगा। चले आएंगे, लिख लिया ये। अब देखो जरा बच्चों, जैसे अब समझना मेरी बात को। जैसे मेरे पास लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ठीक है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, और चलो रेडॉन भी लिखा है, या इधर ही तक लिख लेते हैं। मेरे को इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करने हैं। तो पहले तो सब में ज़ेनॉन, हीलियम, हीलियम के मॉलिक्यूल्स में कौन सा अट्रैक्शन होगा? लंदन फोर्स। ज़ेनॉन, ज़ेनॉन में भी लंदन फोर्स। अब टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया। टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम हो गया तो किसके पास चले जाएंगे? मॉलिक्यूलर मास के पास। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आ जाएगा। आया समझ सभी को? इसी तरीके से जैसे एक मेरे पास लिखा है F2, ये लिखा है Cl2, ये लिखा है Br2, और ये लिखा है I2। बच्चों ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और नॉन पोलर में लंदन होगा। तो टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चारों में सेम हो गया। ऐसा नहीं है फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के फ्लोरीन के साथ सेम हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास से आंसर दिया जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास से आंसर देंगे तो ये आ जाएगा। अब बोलो तुम। चलो नेक्स्ट देखो। अब हम अगर बात करते हैं तो मेरे पास लिखा हुआ है HF। बॉन्ड एनर्जी से तेरे को क्या करना है? यहाँ फालतू का दिमाग लगाता है। मैं क्या सिखा रहा हूँ यहाँ? उसका बॉन्ड एनर्जी से कोई रिलेशन सिखाया मैंने पूरे लेक्चर में अभी तक? HF, HCl, HBr, HI, ये दिया है। अब समझना मेरी बात को, ठीक है? शांति, देखो जो मैं बोलता जाऊं वो शांति से सुनते जाओ। समझ में आ रहा है? बाकी दिमाग लगाओगे -1 ही आना है।
बहुत सिंपल सी बात है, जितना मैं बोलूं उतना ही मुझे आता है, और जितना मैं बोलूंगा उतना ही आने में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यों दिमाग लगाना है? दिमाग लगाओ ही मत, बहुत शांति से आप सुनते जाओ, और आपके जो डाउट है ना वो लेक्चर के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बहुत दिन से बोलता आ रहा हूँ ये वाली चीज, तो मुझे आप बहुत अच्छे से, इसमें बॉन्ड एनर्जी का मैंने कोई रिलेशन नहीं सिखाया पूरे लेक्चर में। बॉन्ड एनर्जी की कोई बात हुई है क्या? कहीं पे बात नहीं हुई है। इंटरेक्शन एनर्जी की बात हुई है, बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं हुई है, समझो इस बात को। देखो इधर HF, HCl, HBr, HI ये दिया हुआ है बच्चों। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आता है समझ? इन सब में डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल का नाम लिखना चाह रहा हूं मैं जिससे आपको याद रहे, कीजम फोर्स। तो सबसे पहले क्या लगा दो? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो HF सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये तीन बचे, इनमें किसके पास जाना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास के पास। तो HF के बाद कौन आ जाएगा? HI, HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl। आया समझ? ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट में दिक्कत है, जिसकी में दिक्कत होगी मैं लास्ट में बताऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट के तो यही ऑर्डर होंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछा जाता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है? गैसियस फेज में जाना। कोई भी चीज गैसियस फेज में कब आसानी से जाएगी? जब उसमें इंटरेक्शन कम होगा। हो गई बात खत्म। इंटरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाई दिया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा है उसकी वोलेटिलिटी कम होगी, जिसमें इंटरेक्शन कम है उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर मैं इस पानी को पैक कर दूं और मैं इस पानी को हीट करना चालू करूं, तो ये पानी हीट का मतलब मैं एनर्जी देता जा रहा हूं। एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी अगर मैं दे रहा हूं तो ये एनर्जी से क्या करेगा? इस एनर्जी से पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो टूटेगी। वो टूटेगी तो उस टूटने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, और उतनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है। समझ में आया क्या कहा मैंने? इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा होता है इंटरेक्शन से। समझ में आया? अब यहां पर H2O, H2S, H2Se और H2Te, ठीक है? यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखना चाहिए, यहां पर कीजम। क्या आंसर आ जाएगा? बताओ, कोई तकलीफ? अच्छा, वही लिखा है H2Se है, टेंशन मत लो, है ना? अब देखो NH3, PS3, ASS3 और SbS3, ठीक है? ये है। अब यहां पर अगर मुझे, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, ये आपको कीजम फोर्स दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? NH3। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे NH3 में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर आप आता है NH3, फिर कौन आएगा? ASS3, फिर कौन आएगा? PS3। ये कहानी है। आया समझ? समझ गए? ये सारे ऑर्डर्स बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं सिखाता जा रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट के भी यही होंगे, लेकिन जहां पर मैं अलग से बताऊंगा उनको अलग से थोड़ा सा याद रख लेना है। बाकी सब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम ही है। समझे मेरी बात को? अब देखो जरा, जैसे CH4, SiH4, GeH4,
SnH4 PbH4, बताओ जरा। चलो CH4 के इनमें इंटरेक्शन बताओ। इंड्यूस्ड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो जीरो होता है। अब इंड्यूस्ड है तो इनके अंदर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। क्लियर है? अब मॉलिक्यूलर मास से आंसर दिया जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ये आंसर हो गया। कोई एटॉमिक बॉन्डिंग थोड़ी है कार्बन में। क्लियर है? इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट्स निकाले जाते हैं। आया समझ आपको? कोई तकलीफ है ना? लिखो पहले इतना। वॉलेटिलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नहीं पूछी जाएंगी, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पूछी जाएंगी आपसे। और अगर बतानी भी होगी तो फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा वॉलेटिलिटी। मैं वॉलेटिलिटी को अलग से नहीं सीखते हम, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट में जो अट्रैक्शन ज्यादा कम की बात होती है उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। जहां जहां दिक्कत है मानेंगे वॉलेटिलिटी में भी दिक्कत होगी। देख लिया? अब देखो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर तो यही हो गए। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में जैसे NH3 और SbH3 था, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था? मेल्टिंग पॉइंट का यही होगा। मतलब यहां पर दिक्कत है NH3 वाली फैमिली में। एक जगह और HF और HI, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? ये HI का। बस समझ में आया क्या कहा मैंने?
एक बात और समझ लो यहाँ, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए, H2 और हीलियम में, हीलियम का मास कितना होता है 4, दोनों में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ही होना है, दोनों का मास, इसका मास कितना है 4, तो मास पे चले जाएंगे ना फिर, तो इसका मास 4 है, इसका मास कितना है 2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों चीजें इस किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी, लेकिन होती किसकी ज्यादा है, इसकी। सरफेस एरिया डोमिनेट करता है यहाँ, उस कारण से ही आंसर आता है, सरफेस एरिया डोमिनेट्स। बस ये 3 चीजें गड़बड़ थी, वो हमने सीख ली, बाकी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, जल्दी से। तुम बताओ कैसे? दो होता है ना मास। तुम एक बात बताओ, टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया तो तुम किससे आंसर देते हो? मॉलिक्यूलर मास सेम का है? हाँ, अच्छा हीलियम का मास 2 होता है। केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा होगा तुमने थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है ठीक है, बस चलो लिखो तुम ये। बस 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 इन दोनों को शिफ्ट करना है, कहाँ गए हमारे इन दोनों को, बाकी सब सही है। चले आगे, लिख लिया ये। अब जैसे अगर हम बात करते हैं HF का स्ट्रक्चर कैसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एक लाइन लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ HF, स्ट्रक्चर ऑफ HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन टॉप और बॉटम पे फ्लोरीन ही प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे चलेगा, मतलब टॉप और बॉटम पर हमेशा कौन प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन ही प्रेजेंट होगा। समझ में आया? हाइड्रोजन कहां पे होगा, मिड में, लिख लें जिग जैग स्ट्रक्चर कहेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर कहा जाएगा, जिग जैग स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना होगा, 140 डिग्री। एक लाइन लिखो, HF is the only molecule, HF is the only molecule in which hydrogen bonding is present
present in all the three phases, in all the three phases, that is solid, liquid and gas. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसी कारण से किसी भी फेज में चले जाओ, HF का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो तो इंटरेक्शन के थ्रू दूसरों के साथ जुड़ा ही रहेगा. लिख लो ये लाइन, मोनोमर HF मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोमर HF मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट. मोनोमर HF मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट. ठीक है. अब H2O के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फेज में होती है, गैसियस फेज में नहीं होती. बात समझ में आया ना. सेम NH3 में HF ही ऐसा है जिसमें तीनों फेजेस में होती है. जैसे अगर हम H2O की बात करते हैं तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हाइड्रोजन के थ्रू, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा. क्लियर है. मींस एक H2O मॉलिक्यूल के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 4. 2 हाइड्रोजन के थ्रू, 2 ऑक्सीजन के थ्रू. एक HF मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2. एक H2O मॉलिक्यूल में कितने बन रहे हैं, 4. क्योंकि 2 लोन पेयर होंगे ना, एक ये और एक ये और 2 हाइड्रोजन के थ्रू. अरे बोलो, ये बात समझ में आया. क्या कहा मैंने. सेम अगर हम NH3 से बात करते हैं तो NH3 के अंदर ऐसा, एक NH3 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 2. समझ में आ रहा है. एक बार पूछा गया है नीट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ NH3 इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, तो स्ट्रक्चर ऑफ NH3 कैसा होगा, ऐसा ही होगा. एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, यही इन्वॉल्व हो पाएंगे. H2O क्या है, परफेक्ट है. 2 लोन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो वो 4 बना सकता है. NH3 में हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन लोन पेयर एक ही है, तो इसलिए वो एक ही हाइड्रोजन के साथ क्लब्ड हो पाता है. स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समझ में आया क्या कहा मैंने. लिखें जल्दी से. क्या, क्यों, लोन पेयर के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है ना. एक लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन पे होगी, एक लोन पेयर के थ्रू यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल रहा होगा पानी का, उसके साथ रही होगी. हाँ, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू है ना. ऑक्सीजन का लोन पेयर और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन आया होगा. 4 हो गई ना. एक लोन, एक ये वाली बॉन्डिंग हो गई, एक ये वाली बॉन्डिंग हो गई, एक ये वाली बॉन्डिंग हो गई, एक ये वाली बॉन्डिंग हो गई. हाँ, तो 4 हो गई ना. 4 ही बोला मैंने. एक H2O मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये बोल रहा हूँ मैं. और एक NH3 के साथ 2 ही बन रहे हैं, देख लो यहाँ पर, एक ये ऐसा. अरे नाइट्रोजन पर लोन पेयर ही नहीं है ना, वो एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा. इस कारण से ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है, तो वो एक्सपेंड कर सकता है. क्या, थोड़ा सब्र करो. चलेंगे.
चलें, हटाऊं? अब देखो, जैसे बच्चों अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट एच ऐसा BOH होल थ्राइस और BOME होल थ्राइस, तो BOH OH OH, ठीक है, और BOME, ME मिथाइल समझते हैं CH3, OME और OME किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इसके अंदर। इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि जब भी ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर ये बहुत छोटी रिंग बनती है। जब भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लो 2 OH है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वो 5 या 6 मेंबर रिंग बना रहे होंगे, तभी हो पाएगी। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था ना, क्लोरल का केस, ये ऐसा था और ये एक OH था, तो ये हमारा ऐसा, तो इसमें देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है ये क्लोज होके, 1 2 3 4 5। लेकिन इसके अंदर जैसे मान लो ये OH आ गया और ये ऑक्सीजन आ गया, तो इसके अंदर कितने बन रही है? 1 2 3 और 4। समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। एक्चुअल में ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे अभी कि सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 मेंबर रिंग ही मोस्ट स्टेबल होती हैं, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड ये बनेंगे भी तब भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा इनमें ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। अब यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर दिखती है, इसके अंदर दिखती है, तो यही आंसर आ जाएगा। समझ गए बॉइलिंग पॉइंट का? उसके बाद जैसे मान लो ये है, ये आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, लिख लें। एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसी का हो जाता है। बच्चों अभी तक हम जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? एक क्लोरल वाले को छोड़ के 2 मॉलिक्यूल्स में हो रही है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, लिखो एक लाइन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे लाइन बना के लिख लो, पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एक साइड लिख लो, एक साइड लिख लो इंट्रामॉलिक्यूलर। लिखो इंटरमॉलिक्यूलर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, इट इज बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, between 2 molecules,
इंट्रा में लिखो इट इज विथ इन अ मॉलिक्यूल, इट इज विथ इन अ मॉलिक्यूल, विथ इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इंटर में लिखो सेकेंड पॉइंट, एसोसिएशन, एसोसिएशन occurs in this process, occurs in this process as two molecules, as two molecules combined by hydrogen bond, two molecules combined by hydrogen bond। जैसे कि ये OH है, ये हमारा NO2 है बच्चों, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये तो बहुत दूर दूर है, यहां तो कोई आपस में तो होनी ही नहीं है। ये हमारा NO2 है और ये ऐसा है, तो ये हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? तो दो मॉलिक्यूल्स एक साथ चल सकते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन। क्लियर है क्या कहा जा रहा है? दैट इज एसोसिएशन। बना लेंगे। चले आगे, नेक्स्ट लाइन लिखो। चिलेशन ऑक्योर्स, नहीं इसमें इंट्रा में, चिलेशन ऑक्योर्स इन दिस प्रोसेस, चिलेशन ऑक्योर्स इन दिस प्रोसेस, in this process as the ring is formed, as the ring is formed, chelation occurs in this process as the ring is formed, and the ring is known as chelate ring, and the ring is known as chelate ring, chelate ring। देखो इधर ये OH है और ये NO2 है, इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये रिंग गिनो आप कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4 5 6, तो 5 या 6 बनेगी तभी हम इंट्रा की बात कर पाएंगे। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? बेंजीन के ही केस में इंट्रा की बात होगी, और कहां इंट्रा की बात हो सकती है? देखो जरा, जैसे OHO और फ्लोरीन हो, यहां पर भी इंट्रा की बात हो जाएगी। कितने मेंबर रिंग बन गया? 1 2 बन सकता है, तो यहां पर कौन सा हो गया? इंट्रा। और कहां इंट्रा की बात? एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा, OH और ये हमारा यहां पर भी हो जाएगा। समझ में आया? दैट इज इंट्रा। नाम में इनके हमेशा ऑर्थो आएगा, ये बात समझ में आ रहा है? जैसे ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, ये बात समझ में आया ना? तो इस तरीके से नाम में हमेशा इनके क्या आएगा? ऑर्थो। अब मेरी कुछ बातों को समझो, लिखते रहना बाद में, पहले समझ लो। मेरे पास अभी तक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर के ही केस थे, तो उनको मैंने आपस में कंपेयर किया। अब अगर हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल है जिसमें इंटर है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें इंट्रा है, और इंट्रा वाला मॉलिक्यूल हमेशा ऑर्थो होगा और बेंजीन वाला ही होगा, हमेशा ऑर्थो होगा और बेंजीन वाला ही होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मींस अट्रैक्शन,
एट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। इंट्रा के अंदर एक ही मॉलिक्यूल में लगा पड़ा है वो खुद में ही, दूसरे के साथ तो कुछ नहीं कर रहा, तो इंटरेक्शन है ही नहीं दूसरे के साथ, इंटरेक्शन है ही नहीं तो थोड़ा सा एनर्जी दिया सीधा उड़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम होगा। ये बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा और इंटर में किसका ज्यादा? इंटर का। ये बात समझ में आया? उसके बाद सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी मतलब पानी के साथ इंटरेक्शन। इंट्रा वाला तो खुद के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है, वो पानी के साथ क्या इंटरेक्ट करेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा? इंटर की। ये बात समझ में आया? अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी विस्कस, जानते हो ना विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो जितना ज्यादा हमारा गाढ़ा कब हो पाएगा कोई भी? जब इंटरेक्शन ज्यादा हो। तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? इंटर की। बात समझ में आया? उसके बाद वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इंट्रा की। वॉलेटिलिटी मतलब गैसियस फेज में बहुत जल्दी जल्दी जाना, किसकी ज्यादा होगी? इंट्रा की। समझ गए? तो बच्चों हर चीज इंटर की इंट्रा से ज्यादा होगी। वॉलेटिलिटी तो उल्टा ही हो गया, वो आपको मैंने बता दिया कि वॉलेटिलिटी क्या होता है। समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? कोई तकलीफ? तो इस तरीके से चलने वाला है। इंटर और इंट्रा में किसका ज्यादा होगा? इंटर का। बॉइलिंग पॉइंट ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो, सॉल्युबिलिटी ले लो, विस्कोसिटी ले लो, कुछ भी हम बात करेंगे। तो बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? है ना? लिख लें। और इंट्रा कहां देखना है? ऑर्थो के बेंजीन वाले केसेस में। इंट्रा कहां देखना है? ऑर्थो के बेंजीन वाले केसेस में। नहीं, वो फिर अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं, तो वहां पर हम ये सब बात अभी नहीं करेंगे। बेंजीन क्या है? प्लेनर होती है ना, sp2 sp2, इसलिए हम बेंजीन के केसेस की बात करते हैं। ठीक है, इतना रखते हैं, है ना? थोड़ा सा और बताऊंगा अभी मैं।